नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे अतीत का पाठ नंबर 4, जिसका नाम है आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। इस पाठ को अब हम विस्तार से पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी पुस्तक में यह पाठ शुरू होता है 1895 में विरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों में और गांव में घूमते हुए देखा गया। लोग कहते थे इस व्यक्ति के पास चमत्कारी शक्तियां हैं और ये सारी बीमारियों को दूर कर सकता है। बिरसा मुंडा ये खुद भी कहता था कि भगवान ने उसे लोगों की रक्षा करने और दिक्कुओं की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। आपके पाठ का नाम क्या है? आदिवासी दिक्कू। ये दिक्कू क्या होते हैं यहाँ से पता चल रहा है। दिक्कू मतलब बाहरी लोग। तो इस छोटी सी विवेचना से आपको ये पता चला कि कुछ लोग थे, बाहरी लोग थे, उन्होंने कुछ लोगों को गुलाम बना रखा था। उनसे आज़ाद कराने के लिए इस तरह के आंदोलन हुए और जिसमें एक अग्रणी नाम विरसा का भी आता है। तो बच्चों, किस सन की बात हो रही है? 1895 की। और ये भारत की बात हो रही है, भारत की जनजातियों की बात हो रही है। तो आप बताएं 1895 में वो बाहरी लोग कौन थे? यस, बिल्कुल सही। आपने पिछली वीडियोज़ में भी देखा, ब्रिटिशर्स जो ब्रिटेन से आए थे और यहाँ कंपनी के रूप में व्यापार शुरू किया और यहाँ पर अब वो राज कर रहे थे, बाहरी लोग थे। तो उनसे लोग किस तरह से प्रभावित हो रहे थे? बिरसा कौन थे? इनका जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह होता है जो छोटा नागपुर में रहते हैं। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उराव भी शामिल थे। मतलब मुंडा एक जनजातीय समूह है, परंतु बाकी जो उसके समर्थक थे उसमें अन्य जनजातीय समूह भी उसको सपोर्ट कर रहे थे। कारण क्या था? उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट हो गई थी। किसकी वजह से? दिक्कुओं की वजह से। दिक्कू कौन थे? ब्रिटिशर्स, बाहरी लोग। उनकी आजीविका खतरे में थी, उनका धर्म छिन्न भिन्न हो गया था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहते थे? जिन्हें दिक्कू कहा जा रहा है वे कौन से लोग थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? ये सारी चर्चा हम इस अध्याय में करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम जनजातीय समूहों के बारे में, उनका जीवन कैसा था। तो बच्चों, 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। तो पहली गतिविधि पढ़ेंगे, आदिवासी समुदाय क्या काम कर रहे थे? झूम खेती, जिसे हम झूम कल्टीवेशन कहते हैं। इस खेती में बच्चों घुमंतू खेती भी इसको कहते हैं। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्सों को काट देते हैं, जंगल की घास फूस को साफ कर देते हैं और जो राख है उसे खाली जमीन पर छिड़क देते हैं। आपने भी देखा होगा आपके गांव में या आप जो खेतीबाड़ी करते हैं वहां पर आपके बुजुर्ग कई बार राख लेकर अपने खेत में छिड़कते हैं। इससे एक तो जो कीट पतंगे होते हैं पत्तों के ऊपर, उनका नाश होता है, वो भाग जाते हैं या तो मर जाते हैं, और दूसरा जमीन की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ती है। तो ये काम झूम खेती करने वाले आदिवासी समुदाय करते थे। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे, कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने व बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर वे दूसरी जगह चल पड़ते थे और वहां जाके जमीन को तैयार कर लेते थे। तो इस तरह की खेती व्यवस्था को हमने क्या बोला? झूम खेती। और ये मुख्यतः भारत के पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पर्वतीय एवं जंगली पट्टियों में होते थे और वहीं पे इस तरह के घुमंतू किसान रहते थे। तो बच्चों, हमने यहाँ पर उनके जीवन का एक पहलू देखा। सारे जो आदिवासी थे, जनजातियाँ थी, वो यही काम नहीं करते थे। उनमें से बहुत सारे जो लोग थे वो शिकारी थे और संग्राहक थे। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोंड समुदाय के लोग इसी तरह के समुदाय का उदाहरण है। ये लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो कुछ भी हाथ लगता उसे मिल बांट कर खा लेते थे। जंगलों से मिलने वाले फल खाते थे, जड़ें खाते थे और साल और महुआ के जो बीज थे, ये वृक्ष हैं, उनके बीजों का तेल के रूप में इस्तेमाल करते थे। और बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियाँ ये खुद भी इस्तेमाल करते थे और जंगल से इकट्ठी की हुई चीज़ों को
स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। जो बुनकर थे या चमड़ा कारीगर थे, वो इनके द्वारा जो जंगलों से इकट्ठा किया गया कुसुम, पलाश, ये रंगाई में काम आते हैं। जिस तरह हमने नील की खेती पढ़ी ना पिछली वीडियो में, उसी तरह जंगलों से मिलने वाले कुछ और रंग भी थे जिन्हें ये आदिवासी लोग स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। क्यों बेचते थे? क्योंकि सारी ज़रूरतें जंगलों से पूरी नहीं होती थी, कुछ चीज़ों के लिए पैसे भी चाहिए थे, तो पैसा कमाने के लिए ये ऐसा करते थे। यहाँ पर आप देखिए, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर डोंगरिया कंत कबीले की औरतें पंडानू की पत्तियां इकट्ठी करके ले जा रही हैं। पत्तियों से पतलें बनाई जाती हैं। इस तरह आपके इलाके में भी बनाते होंगे, आपने ये दृश्य देखा होगा। ये आदिवासी जनजातियां हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि जंगलों से इकट्ठी कुछ चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेचा जाता था। इनको चावल और अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार ये चीज़ों की अदला बदली से काम चला लेते थे। मतलब जंगल से कोई चीज़ मिली, उसको स्थानीय बाज़ार में बेचा, वहाँ से चावल ले लिए या अन्य ज़रूरत की चीज़ें, नमक ले लिया। और जब इनके पास जंगल में कोई काम नहीं होता था तो ये आसपास के गाँव में चले जाते थे, वहाँ नौकरियाँ करते थे। कोई बोझ ढोता था, कोई सड़क निर्माण के कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर बन गए थे। जब वन में उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए भटकना पड़ता था। पर यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग जानकारी, लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय, मध्य भारत में एक बैगा नामक जनजाति थी जो औरों के लिए काम नहीं करते थे। वो बोलते थे कि हम जंगल की संतान हैं, अपने आप को जंगल की संतान मानते थे, जो जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती थी। और वो सोचते थे कि किसी और के लिए काम करना अपमान की बात है। तो बच्चों, यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर भारत का नक्शा दिया गया है और यहाँ ये भी बताया गया है कि कौन कौन से राज्यों में कौन सी जनजाति आदिवासी समुदाय कहाँ कहाँ रहते थे। तो अगर आप इस नक्शे को देखें तो आप समझ पा रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर है, ये हिमाचल प्रदेश है। तो यहाँ पे गद्दी और वन गुज्जर समुदाय के ये आदिवासी या जनजातियाँ रहती थी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये भोटिया समुदाय है। और ये कौन सा राज्य है? साथ में आपके नक्शे की जानकारी भी हमें पता चल जाएगी। ये उत्तराखंड है। और यहाँ पे आओ आप, ये राजस्थान है जहाँ पे सहारी और भील समुदाय के लोग रहते थे। और ये गुजरात है जहाँ पे वान, गुर्जर और राठवा समुदाय के लोग। यहाँ पर यह महाराष्ट्र में बंजारा समुदाय के लोग। और जो हमने मुंडा पढ़ा, ये झारखंड में संथाल, मुंडा और उराम, ये झारखंड है। और यहीं पे ये उड़ीसा में खोंड, सोओरा, कोया, कंडा, बोंडा, इन समुदायों को लोग। और ये पूर्वोत्तर हमारे राज्य हैं, यहाँ पे भी इन समुदायों के लोग रहते थे। नाम लिखे गए हैं, नागा, खासी, खासी, रियांग, अपाटनी, निशी। और ये मध्य भारत में बेगारा, बंजारा और गोंड समुदाय के लोग रहते थे। तो और ये आप अगर यहाँ पे भी देखें, हमारे दक्षिण भारत में, ये केरल में देखें तो माला इरुलर समुदाय के लोग इस तरह अलग अलग जगहों पे रहते थे। तो पूरे भारत में अनेक जगह पे अनेक जनजातियां थीं। तो बच्चों, बेगाओं के बारे में हमने पढ़ा कि जो किसी दूसरे के लिए काम नहीं करना चाहते थे। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीदो फरोख्त करनी पड़ती थी और उसके लिए पैसे की आवश्यकता होती थी। इसीलिए तो वो मजदूरी करते थे। और इसी व्यवस्था में उन्हें केवल व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित होना पड़ता था। व्यापारी बेचने के लिए चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे, लेकिन उनका ब्याज बहुत अधिक होता था। लिहाजा महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे। कौन मानने लगे? आदिवासी। क्योंकि जब तक ये लोग नहीं थे तो ये लोग जंगल से ही अपनी ज़रूरतें पूरी करते थे। इनकी ज़रूरतें बड़ी सीमित थीं। इनके ऊपर ब्याज का कोई प्रेशर नहीं होता था, बोझ नहीं होता था, तो ये आसानी से रहते थे। बच्चों, हम जान रहे हैं आदिवासियों के जीवन के बारे में। अभी हमने ये नहीं जाना कि ब्रिटिशर्स के, दिकुओं के आने का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। अभी हम उनके जीवन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने पढ़ा कि वो झूम खेती करते थे। हमने ये भी पढ़ा कि उनमें से कुछ शिकारी थे, कुछ संग्राहक थे। और हमने ये भी पढ़ा कि जब खेतों में काम करने के लिए उन्हें जाना पड़ता था क्योंकि उनकी कुछ ज़रूरतें होती थीं,
और हमने ये भी पढ़ा कि भारत में कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कुछ लोग जानवर भी पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। इस तरह के कुछ समूह हमारे हिमाचल प्रदेश में भी हैं। यहाँ पे लिखा गया कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये, कश्मीर में बकरवाल बकरियां पालते थे। इसी तरह ऊपर पड़े पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर, आंध्र प्रदेश के लवाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। तो कुछ आदिवासी प्रजातियां क्या करती थीं? पशुओं को पालकर अपनी दैनिक ज़रूरतें पूरी करते थे। पशुओं के पालने से उन्हें क्या मिल जाता था बताइए? एक तो उनके पशुओं के लिए जो चारा था वो जंगल से ही मिल जाता था, आसपास के इलाकों से मिल जाता था, तो बड़ी ज़्यादा परेशानी नहीं आती थी। उन्हें दूध मिल जाता था, मांस मिल जाता था, उनके जो बाल होते हैं उनसे वो कपड़े वगैरह बना लेते थे अपने लिए। तो इस तरह से पशुओं को रखना उनके लिए बहुत ही लाभदायक हुआ करता था। बच्चों, यहाँ पे ये भी जानना पड़ेगा कि हमने झूम खेती वाले तो पढ़े, अब हम ये भी जानेंगे कि कुछ ऐसे जनजातीय कबीले भी थे जो एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे, हलों का इस्तेमाल करने लगे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। उन्हें अब जमीन पर अपने अधिकार मिलने लगे थे। शुरू में तो उन्होंने ज़मीनें साफ़ करी, जंगल के जंगल साफ़ करे, फिर वहाँ पे वो बस गए, खेतियाँ करने लगे, तो धीरे धीरे वो उसके मालिक भी बन गए। ये देखो, कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी कई बार क्या होता था, कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे, बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वो खुद खेती नहीं करते थे और अपनी ज़मीन बंटाई पर दे देते थे। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे ब्रिटिश समुदाय के लोग। ये जो गोंड और संथाल जैसे जो समुदाय थे जो एक जगह रहकर खेती करते थे, ब्रिटिश समुदाय के लोग इनको शिकारियों के और घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य मानते थे। उन्हें ये लोग ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे, क्योंकि अंग्रेज़ मानते थे जो लोग एक जगह टिक कर खेती करते हैं, एक जगह समाज बना के रहते हैं, वो ज़्यादा सभ्य हो गए हैं, सामाजिक हो गए हैं। वे जंगलों में रहने वाले जंगली और बर्बर जो जनजातियाँ थी उन्हें वो जंगली और बर्बर मानते थे। अंग्रेज़ों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह पर बसाना और सभ्य बनाना आवश्यक है।